हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम साइंस का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं जो रिट लेवल सेकंड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज के इस पार्ट में हम पौधों के विभिन्न भाग पढ़ेंगे तथा पौधों में पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में पौधों में श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो एक नंबर पे है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरियो एनिमेलियम में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हें थियोफ्रेट्स या थियोक्रेट्स, कुछ भी नाम आ सकता है। इनकी भी एक पुस्तक है हिस्टोरियो प्लांटेरम। 3 नंबर है, सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था? तो जॉन रे ने किया था जीवधारियों का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 जगत प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो R.H. हटटेकर है। वर्गीकी का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो केरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो इसका है केरोलस लिनियस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जैसे जीवों की नाम पद्धति है, जैसे हम मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, तो ये द्विनाम पद्धति है। होमो अलग है, सेपियंस अलग है। और जैसे आम का होता है मेजिफेरा इंडिका। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पादपों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम जड़ आता है। जड़ को लेते हैं, जिन्हें इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। जड़ें जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है और भोज्य पदार्थों का संग्रहण भी करती है। पौधे को भूमि पर खड़ा रखने में भी सहायक है जड़ें। ये सरल टॉपिक है, थोड़ा सभी को आ जाएगा। सामान्यतः जड़ 2 प्रकार की होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक होती है मूसला जड़ और एक है उपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ आम, नीम जैसे भारी पेड़ों में होती है और उपस्थानिक जड़ें गेहूँ, बाजरा इन सब में होती है उपस्थानिक जड़ें। अब पौधे के भूमिगत भाग को मूल तंत्र या प्रवाह भाग भी कहते हैं। नेक्स्ट है तना, इंग्लिश में इसे स्टीम बोलते हैं। जड़ों से अवशोषित खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्तियों से निर्मित भोजन का संचय तने में होता है। ये तने के कार्य हैं। हरे तने में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थ का निर्माण भी करता है। इसका एक एग्जाम्पल है शतावरी। ये है शतावरी। मरुस्थलीय पौधे तने में जल संग्रहण भी करते हैं, जैसे धुर। तने कायिक जनक के काम भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तने कायिक जनक के काम भी आते हैं, जैसे गुलाब, चमेली। अब कायिक जनक जनन क्या होता है? जैसे हम गुलाब का तना काट कर या चमेली का तना काट कर मिट्टी में लगा देते हैं तो वह वापस से एक पेड़ का रूप ले लेता है, तो इसे कायिक जनन कहते हैं। अब तने के भी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की आशंका रहती है। भूमिगत तना, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना जैसे आलू, प्याज इनमें पाया जाता है। वायवीय तना अंगूर, नींबू इनमें पाया जाता है। अर्धवायवीय तना जैसे दूब, जलकुंभी, घास इन सब में अर्धवायवीय तना पाया जाता है। नेक्स्ट है पत्ती, इन्हें लीफ भी बोलते हैं। पत्तियों का काम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। नेक्स्ट है पत्तियों में कई रंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं से यह श्वसन व गैसों का आदान प्रदान का कार्य करती है। ठीक है। जल की बूंदों का निर्माण जब हम देखते हैं अगर
कि कई पत्तियों पर जल की बूंदें निकली हुई होती है, तो उन जल की बूंदों का निर्माण पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होता है। पौधे के द्वारा, अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है, पत्तियों को पादपों का रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं पत्तियों के द्वारा पादप का खाना बनाया जाता है, इसलिए इन्हें रसोई घर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्प, फ्लावर। पौधों का जननांग पुष्प कहते हैं, पुष्प को कहते हैं। अब पुष्प में होता है, पुष्प के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जननांग में, जिसमें सबसे पहले है पुमंग। पुमंग यह पौधे का नर जननांग है। इसमें एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जायांग। यह पौधे का मादा जननांग है। इसमें स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिकाग्र, तीसरा होता है वर्तिका। 3 नंबर पे आता है परागण। परागण कोषों से निकलकर वर्तिका पर पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। पराग कोषों से, अब परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मटर, टमाटर इनमें होता है। परपरागण गुलाब, पॉपी आदि में होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। स्वपरागण होता है जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर पड़ती हैं, तो वह स्वपरागण कहलाता है। यानी कि जब किसी पुष्प में, किसी पौधे में पुष्प होता है, उसके परागण की क्रिया उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी मतलब निषेचन उसी पुष्प द्वारा होता है, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंच जाता है, तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर है फल, जिसे इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं। अब फलों का निर्माण अंडाशय में होता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। अब फलों में भी 2 प्रकार के फल होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। यदि फल के बनने में केवल अंडा से ही भाग लेता है, तो वह फल सत्य फल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है आम। और असत्य फल किसे कहते हैं? कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी फल बनाने में भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती। अब असत्य फलों को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है आभासी फल। नोट लगा के लिखना। अनिषेक जनन द्वारा बने फलों में बीज नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल है अंगूर, केला आदि अनिषेचन के द्वारा बनने वाले फल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में पोषण एवं संश्लेषण। पादपों में पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व है और सेकंड होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं जानते हैं। पौधों में इनकी मात्रा अधिक होती है। वृहत मात्रिक पोषक तत्वों की इनकी पौधों के ऊतकों में इनकी मात्रा 0.2% से 4% होती है। इनके उदाहरण हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
तथा गंधक जिसे सल्फर फास्फोरस भी कहते हैं। वृहद मात्रिक पोषक तत्वों, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, वृहद मात्रिक पोषक तत्वों को भी। प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम व गंधक आते हैं। अब है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की पौधों को बहुत कम आवश्यकता होती है, लगभग 0.02% से भी कम आवश्यकता होती है। इनके उदाहरण हैं जिंक, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल आदि। ये सभी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। अब पोषक तत्व के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। पोषण के आधार पर, पोषक तत्व नहीं, पोषण के आधार पर। पोषक तत्व के आधार पर तो ऊपर देख लिया आपने। अब होता है, एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। तो स्वपोषी होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जैसे नीम, बरगद, नीलहरित शैवाल आदि। तथा परजीवी या परपोषी, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। वे पादप भोजन के लिए अन्य पर आश्रित रहते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरवेल, जिसको कुस्कुटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कीटभक्षी पादप। वे पादप जो भोजन के रूप में जीवों का भक्षण करते हैं कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, जैसे ड्रासेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलरिया, घटपर्णी पादप। अब ये जो घटपर्णी पादप होता है, इसकी पत्तियों का रूपांतरण एक घड़े की तरह हो जाता है, तो इसे घटपर्णी पादप कहते हैं। जिसमें कोई भी जीव आता है तो उन पत्तियों को ऐसे ऐसे होता है इसका चित्र, तो कोई जीव आया तो यहाँ से बंद हो जाता है और वो जीव अंदर ही रह जाता है। अब नेक्स्ट होते हैं मर्तजीवी पादप। वे पादप जो मर्त एवं सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं मर्तजीवी पादप कहलाते हैं, जैसे गोबर का छत्रक, मोनोट्रोपा कवक आदि। नेक्स्ट है सहजीवी पादप। कुछ जीव साथ साथ रहकर भोजन बनाते हैं, इनमें सहजीवन का गुण पाया जाता है, जैसे लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल के साथ साथ रहने पर बनता है। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पादपों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में जल, खनिज लवण व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? इसका रासायनिक रूप से ये समीकरण याद रखना है। 6CO2 + 6H2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु जब सूर्य के प्रकाश में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 तथा 6 अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं जो पर्यावरण में मुक्त हो जाते हैं पेड़ों द्वारा। अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ सकता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इनमें से पूछ लेते हैं ऑक्सीकरण किसका होता है और अपचयन किसका होता है। तो जल का तो ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है, हरापन पत्तियों में। अब पर्णहरित का सूत्र पूछ सकते हैं, तो C55
H72O5N4 और Mg। ये Mg है, ये अपने को याद रखना है। तो इसमें से सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पर्णहरित में क्या पाया जाता है, तो Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्लोरोफिल भी 4 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन और जेंथोफिल। अब क्लोरोफिल एक सार्वत्रिक हरित लवक है, तो क्लोरोफिल भी हरित लवक है। केरोटीन के कारण पेड़ों की पत्तियों का नारंगी रंग होता है, जिन पेड़ों की पत्तियों का नारंगी रंग होता है वो केरोटीन के कारण होता है। और जेंथोफिल के कारण पीला वर्णक होता है पत्तों का। क्लोरोफिल प्रकाश में लाल, नीले और बैंगनी रंग को ग्रहण करता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल लाल, नीले और बैंगनी रंग को ग्रहण करता है प्रकाश में। अब प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण किस कलर में सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के कलर में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया यह क्लोरोफिल के ग्रेना नाग में होती है तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होती है। ये तो होती है ग्रेना भाग में और ये होती है स्ट्रोमा भाग में। अब नोट लगा के लिखना, क्लोरोफिल के 2 भाग होते हैं, ग्रेना तथा स्ट्रोमा। नेक्स्ट है पादपों में श्वसन व उत्सर्जन। अब पढ़ेंगे पादपों में श्वसन उत्सर्जन। श्वसन क्या होता है? श्वसन जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति को श्वसन कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो सकती है। जब जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इसे श्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीजन के साथ भी उपस्थिति में भी हो सकती है और अनुपस्थिति में भी हो सकती है। अब जो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह ऑक्सीश्वसन कहलाता है तथा इसमें जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे अनॉक्सीश्वसन कहते हैं तथा इसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ग्लाइकोसिस ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार की श्वसन प्रक्रियाओं में सामान्य रूप में पाया जाता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, ये ग्लाइकोलिसिस। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में 8 एटीपी ऊर्जा अणु प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी ऊर्जा अणु प्राप्त होती है? 8 एटीपी अणु। अब नेक्स्ट है ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र द्वारा अपघटित होता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब ये क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र में कुल 30 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार ऑक्सीश्वसन की कुल प्राप्त ऊर्जा 38 एटीपी होती है। 30 एटीपी क्रेब्स चक्र से और 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से। ऑक्सीश्वसन में अब सीधा पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऑक्सीश्वसन में कुल कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 38 एटीपी मिलती है। अब श्वसन गुणांक। निश्चित ताप व दाब पर एक निश्चित भार वाले उत्तक से इकाई समय में विमुक्त CO2 तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन।
पादपों में जीवों की तरह कोई उत्सर्जन अंग तो होता नहीं है, अतः इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है। पौधे अपनी संचित ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं, जिससे उत्सर्जन हेतु बहुत कम पदार्थ बचता है। स्थलीय पादपों में रंध्रों द्वारा गैसीय विनिमय होता है। 7.4 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उत्सर्जन के लिए। एक एटीपी में 7.4 किलो ऊर्जा लगने पर एटीपी उत्सर्जित होती है, एटीपी के रूप में उत्सर्जन होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। यहाँ पे इस चैनल पे रिट का साइंस लेवल 2 का पूरा कोर्स होने वाला है। आपको A to Z टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। तो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।